हेलो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ चैप्टर सीरीज का हमारा F02 लेक्चर नंबर 2 है। F01 में मैंने आपको केवल फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि फोर्स क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक एजेंसी है, फोर्स एक फैक्टर है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो फील होती है, हमें पता लगता है कि हाँ फोर्स लग रहा है। मैंने आपको बताया था किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं दैट इज फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं दैट इज फोर्स। ठीक है ना। फोर्स एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन है। मैंने आपको यह भी बताया था फोर्स अगर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है उसको मूवमेंट में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। अगर अपन फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा दें तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर फोर्स को उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप भी कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड डाउन भी कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना। मैंने आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने ये भी बताया था आपको कि फोर्स कितने तरह के होते हैं। फोर्स को मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया था, अगर आप याद हैं, आपने ठीक से देखा हो वीडियो। फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट फोर्स में मैंने आपको चार तरह के फोर्स बताए थे। मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स बताया था, फ्रिक्शन फोर्स बताया था, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स बताया था, टेंशन फोर्स बताया था। ये जो चार तरह के फोर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब हमें फील होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई डोरी है, कोई डोरी को हमने ऊपर से बांध दिया और नीचे खींचा, उसको पुल किया, नीचे पुल करेंगे तो क्या होगा, उसमें टेंशन फोर्स आएगा, टेंशन आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो ये जो मेरा हाथ इस पेन के ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को बोलते हैं अपन नॉर्मल फोर्स। समझ आइए बात। इस तरह से दूसरी तरह के जो फोर्स बताए थे इसमें नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बताए थे। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स थे? सबसे पहले फोर्स बताया था मैंने ग्रेविटेशन फोर्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप आगे जाकर के काफी डिटेल में ग्रेविटेशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या होता है? कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है, उसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स नहीं है वो। कोई दूर दो चार्ज रखें, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किसके कारण? फोर्स के कारण। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तीसरी बात, एक और मैंने फोर्स बताया था आपको, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो मैग्नेट का को काफी गेम आप खेलते रहते हो। ठीक है ना। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो आपने देखा होगा दे रिपेल ईच अदर। दो साउथ पोल को पास लाते हैं तो दे रिपेल ईच अदर। बट इफ यू ब्रिंग अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से जो लगने वाला फोर्स होता है ये भी एक प्रकार का कॉन्टेक्ट फोर्स है। इस फोर्स को अपन मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स और एक बताया था मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। आज का हमारे लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फोर्स के बारे में जो सारी सूचनाएं दी थी वो सारी सूचनाएं न्यूटन ने दी थी। उसको बोलते हैं अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर एक बड़ा सा चैप्टर है और उसके बिना हम फिजिक्स को पढ़ना मुश्किल समझते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आधार पर फोर्स किस तरह से काम करता है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फोर्स, लेकिन फोर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा ये 3 लॉज हैं। ठीक है। इसका फर्स्ट लॉ, इस फर्स्ट लॉ को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया।
ठीक है। सेकेंड लॉ जो है वो चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड करता है। चेंज इन मोमेंटम। थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ वो एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कि एक जो फोर्स है उसके लिए दो बॉडी चाहिए। एक बॉडी का एक्शन दूसरी बॉडी में जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। ये तीनों जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों में बहुत खासियत है। फर्स्ट लॉ क्या करता है, जो फोर्स का डेफिनेशन देता है, इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ये क्या करेगा, हमें फोर्स की डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ हमें बताएगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स की यूनिट्स क्या है। थर्ड लॉ जो बताएगा हमें प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन के जो थ्री रूल्स हैं, थ्री लॉज हैं, वो तीनों लॉज क्या बताते हैं, हमें फोर्स के बारे में ही सारी जानकारी देते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो फोर्स की डेफिनेशन बताएगा। चेंज इन मोमेंटम वाला जो है सेकंड लॉ है, वो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेगा, फोर्स की यूनिट बताएगा। और जो थर्ड लॉ है वो एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम उसको बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स बताएगा। आई समझ में? आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नोट कर लिया बेटा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई। यहां पर नया वर्ड दिख रहा होगा आपको, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसको अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती, वो प्रॉपर्टी नहीं चाहती कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज हो। वो नहीं चाहती कि वो जो वर्क कर रही है, अगर वो चल रही है तो चलती रहना चाहती है, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है। वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं चाहती। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इन मोशन, इट अपोज द चेंज इन पोजिशन। समझ आएगा? तो इनर्शिया क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ substance or property of body by virtue of which it oppose change in situation, oppose change in its position or situation। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कंफर्ट जोन में ही रखना चाहती है। अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहना चाहती है, और अगर वो मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करना चाहती है। वो अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहती है। इसी तरह की जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ आ गया बात? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस सरफेस पर रखा है, ये पेन चाहता है कि वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करे, until and unless we do not apply any force। ठीक है? तो देखो नया वर्ड आ गया यहां पर, इनर्शिया। इनर्शिया क्या बता रहा है? फोर्स की डेफिनेशन बता रहा है। क्योंकि मैंने बताया था फोर्स ऐसी एजेंसी है जो किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकती है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज कर सकती है, उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकती है। और इधर लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्या बता रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी, अगर कोई स्टेबल है तो स्टेबल रहना चाहता है, अगर मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहना चाहता है। समझ आइए बात? तो दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। दोबारा समझो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच
which it oppose the change in position or situation. ठीक है ना? और आप इसको यूं भी बोल सकते हो कि if a body is at rest, it wants to be remain in rest, and if it is moving with the constant speed, it want to be in motion until and unless we do not apply any force. ठीक है? और फोर्स क्या बोलता है? फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल मीन्स which can change the position of the body or which can change the speed of the body. स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज करने का मतलब क्या हुआ? उसको वो स्पीड अप भी कर सकती है और स्पीड डाउन भी कर सकती है, दोनों काम कर सकती है. तो इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या देता है? हमारा फोर्स की डेफिनेशन देता है. समझ आ गई बात? ठीक है भाई. इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन. एग्जांपल लेते हैं. देखो, जैसे मान लो आपने देखा होगा, मैं एक ग्लास ले लूंगा. ग्लास है, मान लो कोई ग्लास है. ठीक है? इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को आप करके भी देख सकते हो. एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर कोई एक हमने गत्ता सा रख दिया, एक कार्डबोर्ड का गद्दा रख दिया, और उसके ऊपर एक कोई कॉइन रख दिया. ठीक है? कॉइन रख दिया. अब अगर मान लो हम इसको गत्ते को यहां से इस तरह से मार दें, जब इसको अपन ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? ये गत्ता तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये जो कॉइन है, ये कॉइन किस में गिर जाएगा? ग्लास में गिर जाएगा. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये सिक्का नहीं चाहता कि वो इसके साथ मूव करे. समझ आएगा? आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जनरली फील भी किया होगा, कि अगर मान लीजिए कोई हॉर्स राइड कर रहा है. ठीक है ना? वो कोई हॉर्स है, स्टेबल है, कोई उस पर राइडर बैठा हुआ है. करेक्ट? अगर मान लीजिए वो हॉर्स अचानक चलने लग जाए, है तो क्या होता है? वो जो हॉर्स राइडर है वो किधर झुक जाता है? पीछे की तरफ झुक जाता है. क्यों झुक जाता है पीछे की तरफ? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट. इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहना चाहता है. ठीक है ना? देखो, जैसे समझ आएगा? तो अब मान लो हमारी जो बॉडी है वो क्या है? 2 पार्ट्स में. एक हमारा अपर पार्ट है, एक हमारा लोअर पार्ट है. ठीक है? तो जब हॉर्स राइडर किस पर बैठा था? हॉर्स पर बैठा था, तो उसकी पूरी बॉडी उस हॉर्स के साथ स्टेबल थी. करेक्ट है? हॉर्स भी रुका हुआ था और जो उसका राइडर है वो भी उसके ऊपर बैठा हुआ था. करेक्ट? अब क्या हुआ कि हॉर्स ने अचानक चलना शुरू कर दिया. तो जो उसका राइडर का जो लोअर पार्ट तो क्या हुआ? उसके साथ, हॉर्स के साथ आगे बढ़ गया. लेकिन ये जो अपर पार्ट था ये तो स्टेबल था, तो क्या होगा? ये अपनी जगह पर रहा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लोअर पार्ट तो घोड़े के साथ आगे निकल गया और ये पीछे की तरफ झुक गया. समझा? इसी तरह से अगर मान लीजिए घोड़ा दौड़ता अचानक रुक जाए तो क्या होता है? वो आगे की तरफ झुक जाता है. जो घोड़े पर चलाने वाला है वो किधर झुक जाता है? आगे की तरफ झुक जाता है. आगे की तरफ क्यों झुक गया? ये समझो. इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. तो 2 तरह की इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. जब घोड़े के साथ में पूरा घुड़सवार जो था वो क्या कर रहा था? उसके साथ दौड़ रहा था. घोड़ा अचानक रुक गया तो क्या हो गया? उसका हॉर्स राइडर का जो अपना लोअर पोर्शन है बॉडी का, वो तो उसके साथ, हॉर्स के साथ स्टेबल हो गया, लेकिन अपर पोर्शन तो अभी भी मूव कर रहा था. इसका मतलब किधर झुक जाता है? आगे की तरफ झुक जाता है. ठीक है ना? तो कौन सा एग्जांपल हो गया? हॉर्स राइडिंग 2 तरह की हो गई. एक तो इनर्शिया एट रेस्ट, और एक इनर्शिया इन मोशन. इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया इन मोशन. समझ आएगी बात? इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो आप. एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 और भी ले सकते हो. आपने देखा होगा जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट रखा हुआ है, उस ब्लैंकेट को आप जब ऊपर से एक लकड़ी से अगर मारते हो या उसको ठोकते हो तो क्या होता है? उसमें से डस्ट बाहर निकलने लगती है, डस्ट उड़ने लगती है. क्यों भाई? उसको ठोकने से डस्ट नहीं चलती है, क्योंकि जो डस्ट थी उसके पोर्स में, जो ब्लैंकेट था उसके पोर्स के अंदर डस्ट थी. जैसे आपने उसको लकड़ी से दबाया, किसी डंडे से उसको
पीटा तो क्या हुआ, वो तो नीचे हो गया, लेकिन डस्ट कहां थी, अपनी स्टेबल पोजीशन में थी, तो क्या होता है, उड़ने लग जाती है। समझ आएगा। तो इस तरह से अलॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया और द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। समझ आ गई बात। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इन इट्स सिचुएशन और इन इट्स पोजीशन। करेक्ट है। और अगर मान लीजिए कोई बॉडी स्टेबल है, वो स्टेबल ही रहना चाहती है, और अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहना चाहती है until and unless we do not apply any force। एक चीज और याद रखना, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय मास। ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है आपको। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। इसका मतलब इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसका जो मेजरमेंट करेंगे उसको किससे करेंगे, मास से मेजर करेंगे। मास आप जानते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। अरे भाई क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसको पोजीशन में चेंज करने के लिए, उसकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, वो किसी सरफेस पर रखा है, उसको मूव करना है हमें तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो 20 kg का है तो उसको मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ है। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करता है, हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। करेक्ट है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रूल क्या है, रेट ऑफ चेंज इन linear momentum rate of change in linear momentum is directly proportional to the applied force। ये इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई। अब इसको अपन समझते हैं, इसमें 2-3 नए वर्ड्स नजर आ रहे हैं। पहले इन वर्ड्स के अपन बारे में बात करेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, फोर्स का फॉर्मूला देता है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को हम गौर से पढ़ेंगे, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टेटमेंट में जो प्रॉपर्टीज आई हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं, उन क्वांटिटीज का हम फाइंड करेंगे। इसमें देखो, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट तो आप समझते हो, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, अब बात करते हैं, नया वर्ड है आपके लिए। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले अपन बात करें कि लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम है बेटा इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है। लीनियर मोमेंटम को अपन पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पी इज इक्वल टू, मास को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी इज वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मोमेंटम में क्या है? मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। एम यहां पर मास है, और मास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मास में डायरेक्शन नहीं होती है, मास में केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। तीसरा जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें उसका डायरेक्शन भी चाहिए। समझ आएगी बात? तो वाई पी इज वेक्टर क्वांटिटी। हमारे मन में सवाल आए कि सर ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, when a scalar quantity is multiplied by a vector quantity, its resultant is always a vector quantity. m क्या है? स्केलर। v क्या है? वेक्टर। तो जब एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। देखो p इज इक्वल टू mv, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ p, डायरेक्शन ऑफ p यानी कि लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन ऑफ v। समझ आएगा? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। p लीनियर मोमेंटम को अपन p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। p एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और वेलोसिटी में लेकिन हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मोमेंटम का वो किसके इक्वल होगा? मास और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो होगी p की वो किसमें होगी? v की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया हमें कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving towards east direction with velocity 20 meter per second। ठीक, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सवाल है हमारे पास कि एक बॉडी है, उसका मास 5 kg है और ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से समझो जरा। अब गिवन क्या है हमारे पास बेटा? गिवन क्या है? मास कितना है? 5 kg, ठीक है भाई। वेलोसिटी क्या है भाई? 20 मीटर पर सेकेंड, और लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए। डायरेक्शन क्या है इसकी? मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ईस्ट। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई? P इज इक्वल टू mv, करेक्ट। मास कितना है? 5 kg। वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड, और किधर? ईस्ट। अरे भाई कोई कार जा रही है ईस्ट में
उसका मास 100 केजी है, अगर दौड़ करके कोई बंदा उसमें बैठ जाए 20 केजी का, तो क्या होगा? मास ही तो बढ़ेगा। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पहले से कार्ड जा रही थी, मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या होगा? वही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब P इज इक्वल टू 520 कितना हो गया? 100 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? इसका यूनिट, क्वांटिटी का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। समझ आएगा? तो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका कि मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? 100 केजी मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम का, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी? ईस्ट। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो होगी लीनियर मोमेंटम की वो हमेशा किधर होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? अब सुनो, तो हमने ये पता किया कि मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। हमने अभी पढ़ा था, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम तो हमारे रास्ते में जा रहे थे, ये तो बीच में आ गया लीनियर मोमेंटम। तो हम तो फोर्स की बात कर रहे थे, हमें तो फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। कोई बात नहीं, करते हैं। देखो, फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका मोमेंटम है P1, करेक्ट है? मोमेंटम क्या है इसका? लीनियर मोमेंटम P1 है। मान लीजिए 5 सेकंड बाद में, या न्यू बोलो कि डेल्टा टी टाइम में कितना हो जाएगा इसका मोमेंटम? मान लो P2 हो गया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या था? P1, फाइनल मोमेंटम क्या है? P2। ये कितने टाइम में हुआ? डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ इसका? P2 माइनस P1। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना हो गया? P2 माइनस P1। डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P1। इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2। समझे? तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें और सुविधा रहे। P इनिशियल, P2 की जगह लिख देते P फाइनल। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल। करेक्ट है? अब ज्यादा समझ आया? तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम, ये चेंज होने में कितना टाइम लगा उसको? डेल्टा टी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1, तो क्या हो जाएगा बताइए? कि P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाँ भाई, ठीक है। चलो और क्लियर करना है, अगर मान लीजिए तुम्हें नहीं सर हमें डेल्टा टी वाली कहानी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। चलो मान लो Pi जो था वो किस पर था? T1 टाइम पर था। P फाइनल किस पर हो गया? T2 टाइम में हो गया। ठीक है बेटा, तो जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इसको क्या बोलेंगे अपन? T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इसको बोलेंगे हम टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम T2 माइनस T1, तो मेरा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल माइनस T इनिशियल। T2 को बोल देता हूं T फाइनल, इसको बोल देता हूं T इनिशियल। T इनिशियल पर मोमेंटम क्या था? P इनिशियल। T फाइनल पर लीनियर मोमेंटम क्या है? P फाइनल। तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो? P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो इसका मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। करेक्ट है बेटा? इसको बोलते हैं हम, देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल को बोलते हैं अपन डेल्टा P, और इसको बोलते हैं डेल्टा T। और ये क्या है हमारा? सेकेंड लॉ,
चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन टाइम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन वन, इसका 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। समझ आएगी बात। तो इसका मतलब फोर्स का एक फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। समझ आएगी बात, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। और क्लियरली इसको अपन बात करें, और क्लियरली बात करें, चलो ठीक है भाई। देखो डेल्टा पी क्या था हमारे पास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। समझो इधर दोबारा, F इज इक्वल टू क्या था ये, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। चलो ऑब्जेक्ट तो वही है, बॉडी थोड़ी चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये mv फाइनल माइनस mv इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। करेक्ट है। m अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, m v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि डेल्टा T। भाई ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं उसको अपन, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स किसके इक्वल हो गया, मास इंटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, देखो F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ आई बात। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके।